गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन कौन क्लास कर रहे हैं? काइंडली रिस्पॉन्ड। मैम। सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। आई कांट हियर यू। किसने बोला अभी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एमएम है ना? अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना? यस मैम। ओके। एक सेकेंड। सो हम लोग आज एमएम का इंट्रोडक्शन करेंगे। कैन आई लेट मी राइट। ओके। सो बेसिकली वी विल डू द इंट्रोडक्शन पार्ट टुडे। ओके, एमएम का क्या क्या पढ़ना है, और आपको ऑलरेडी अभी तक समझ आ गया होगा कि आपका बीकॉम आपने किया ही है। सो एमकॉम में भी क्या हो जाता है कि मार्क्स, कम मार्क्स का आपका पेपर है बट सिलेबस बहुत वास्ट होता है ना? आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम हुआ होगा कि आप पढ़ के गए इतना बट आया कुछ ही पोर्शन, और काफी उस पोर्शन से आ गया जो हम लोग नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, बिकॉज जब मैं मास्टर्स करी थी यही मेरे भी प्रॉब्लम होता था, लाइक कि दिक्कत ये बैठता था कि हम लोग इतना करके जाते थे, इतना करके जाते थे, बट वो 40 मार्क्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज सिलेबस फास्ट है और मार्क्स कम है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब ड्रॉबैक है एमकॉम का। ठीक है, जो हम फॉर द स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द टीचर्स ऑब्वियसली, उन लोग को तो मजा ही आता है, बट फॉर स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप इतना कुछ पढ़ के जा रहे हो, बस आप सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इतना वास्ट आप पढ़ रहे हो, बस आपको इतना ही लिखना है, तो ऐसा हो जाता है कि इतना ही आप पढ़ने देते जितना का आपका पेपर है। ठीक है, बट वही प्रॉब्लम है यहाँ। और आपका थ्योरी का पेपर है, आप जानते हो कि कैसे क्या करना है, लिखना है। एक सेकेंड, पेन नहीं है यहाँ, एक सेकेंड, मुझे ऑफिस में कॉल करना पड़ेगा। हेलो सर, आप ऑफिस में कोई है क्या? हाँ नहीं, वो पेन चाहिए मेरे को। तो नंबर नहीं, कोई आएगा नहीं, वो बस ऑनलाइन ही रहे। हाँ 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 हाँ। ओके, इंट्रोडक्शन में आते हैं। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑलरेडी आपने ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बीकॉम में था आपके, बीकॉम में मार्केटिंग मैनेजमेंट एमएम करके कोई था मतलब सब्जेक्ट बीकॉम के टाइम पे? यस मैम। हाँ, तो काइंड ऑफ वही है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें सप्ली आने का एकदम भी चांस नहीं रहेगा, और सेकंड सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपका इजी ही है। ठीक है, तो मतलब उतना आपको डिफिकल्ट नहीं है जितना आपका सेम वन डिफिकल्ट जाएगा, और एज कंपेयर टू सेम वन पता है सेम टू इज वे इजी। ओके, सो सेम टू में हम लोग का लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका। इसमें बस आपको इतने अच्छे से थ्योरी को पढ़ना है, यू नीड टू राइट एवरी आंसर, मतलब सारा आंसर स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, नहीं आप अगर सोचोगे कि लाइक हम यहाँ यहाँ से अपने से बना के लिखते, तो मास्टर्स के दो है, दो स्टूडेंट है।
वो नहीं होगा 6 सेमेस्टर का। ठीक है सर, ठीक है। So after this class, can you both do economics? मतलब आपके पास टाइम है? मतलब Yes, ये ना, ma'am. यस मैम। हाँ, लाइक 10:30 तक हम लोग ये कर लेते हैं मैम, ठीक है? फिर आफ्टर दैट वी विल डू इको, ओके? बिकॉज मेरा जो 10:30 से क्लास था वहां पे कोई स्टूडेंट्स मतलब प्रेजेंट नहीं होंगे, तो सर ने बोला, अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन आया कि इकोनॉमिक्स करवा देने एमकॉम का ही, ओके? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके। और ज्यादा देखो, सेमेस्टर 2 में उतना प्रेशर मत लेना, मतलब लाइक हाँ, ऐसा प्रेशर लेना है कि आप लोग को कंप्लीट करना है सिलेबस एनी हाउ, ठीक है? मार्केटिंग तो आप मेरे साथ ही करोगे तो मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, 6 यूनिट, और कहाँ से क्या पढ़ के जाना है, किस पे फोकस करना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बस ये, और अच्छे से आंसर लिख के आना, मतलब स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए, स्टैंडर्ड आंसर। कोई भी यहाँ पे कोई मेन कैंपस का है क्या स्टूडेंट? मतलब आप दोनों में से कोई मेन कैंपस में हो, सीयू के? मैम मैं हूँ। मॉर्निंग की इवनिंग, मतलब क्या बैच है? इवनिंग इवनिंग। इवनिंग। तो ये ना, मैं अभी से आपको एक मतलब ये दे रही हूँ, बिकॉज आप मेन कैंपस में हो तो इस चीज का प्लीज बेनिफिट उठाना, हम लोग नहीं उठा पाए, मतलब हम लोग को नोट्स जुगाड़ना पड़ता था, बिकॉज मेरा भवानीपुर से एमकॉम किया हुआ है, ठीक है? सो जो भी सीयू में करवाता है ना मेन कैंपस में, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हम ज्यादा दिन नहीं हुआ मेरे को पास आउट हुए, हम तो 2024 में एमकॉम पास किए हैं, ठीक है? सो पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मेरा ये बोलना है, सीयू के मेन कैंपस में जो होता है पेपर में वही आता है। फर्स्ट मतलब हाँ, ये फर्स्ट सेम में भी देखे थे। क्या? टीचर लोग फर्स्ट सेम में भी यही हुआ था। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि जिन लोग भी मेन कैंपस से बिलोंग नहीं करते हैं, प्लीज ट्राई कलेक्टिंग नोट्स, प्लीज ट्राई मेकिंग फ्रेंड, मतलब फ्रेंड्स बनाओ, का नोट्स कलेक्ट करो। अगर फ्रेंड्स नहीं भी बन रहे, मतलब नोट्स कलेक्ट करो कहीं ना कहीं से, बिकॉज क्या है ना कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस सच में, बिकॉज हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसा भी होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बैक आया था सबका, ठीक है? सो इवन मेरा भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी था, ठीक है? सो इस वजह से, और लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक आज एक बैक नहीं लगा, बिकॉज वे ऑफ स्टडिंग हम लोग समझ गए, पता है? बैक हम कभी भी ना इंसान को, मतलब थोड़ा सा 5 मिनट ले रही हूँ मैं, फिर करवाऊंगी, ठीक है? बिकॉज ये भी जरूरी है आपका जानना, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मेरा एक बहुत बड़ा रोल है इसमें आपको समझाना, बिकॉज जो मेरे साथ गलती हुआ एमकॉम में, आई डोंट वांट कि वो सब आप लोग के संग रिपीट हो, और आप लोग को ये सब चीज को लेकर टैकल करना पड़े, ठीक है? जहां मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में धक्का लगा था बैक देख के, बिकॉज बीइंग अ गुड स्टूडेंट, अगर आपका बैक आए तो आपको, मतलब सोचो आप पूरे साल इतना पढ़ाई की हो, वहां पे आप कभी भी फेल ना हुए, और सीधे एमकॉम में आने के बाद बैक लग जाए, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा वो होता है, मतलब एक अलग सा पुश मिलता है कि ये क्या हो गया अचानक से, ठीक है? बट गलती वो उसमें हम लोग का था भी नहीं, बिकॉज हमारे कॉलेज में जो पढ़ाता था उससे 1% का भी पेपर मैच नहीं हुआ था, ठीक है? फैकल्टी वहां का एकदम सही नहीं था। तो मेरा ये बोलना है आप लोग को, देखो, एक गाइडेंस के तौर पे इसको लेना कि सीयू का नोट्स, ठीक है, रेगुलर नोट्स लो, रेगुलर जो क्लास में करा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? एग्जाम्स, कॉलेज बंद होने के पहले जो रिवीजन करवाया जाता है ना, वो रिवीजन मतलब जो सर दे रहे हैं रिवीजन ना, वो मतलब वो क्वेश्चन पेपर का पार्ट है, तब तक क्वेश्चन पेपर बन जाता है, ठीक है? अगर वो 10 क्वेश्चन दिए हैं रिवीजन का, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन कॉमन रहेगा ही रहेगा। जस्ट मतलब मार्क माई वर्ड्स, आई से, बिकॉज आप जो, क्या आपका नाम क्या है, जो सीयू में हो आप ये चीज नोटिस किए होगे कि पेपर में मैम आता है। स्वप्न, हम्म। स्वप्निल मैम। अच्छा, स्वप्नलील। तो आपके संग ऐसा हुआ है ना, मतलब ये सीयू का जो है वो प्रॉपर, और खास करके रिवीजन के टाइम का नोट्स जो रहता है वो? हाँ, ये तो होता है। जैसे कि फर्स्ट सेम में टैक्स में एक सर ने बोला था कि डिविडेंड से ये करके जाओ, ये आएगा। हाँ हाँ, सेम डिविडेंड वैसे का आया पूरा है सम तो। आया था, यस यस यस, हाँ, ये होता मतलब है। वो और जो सारा था ना, 2A 2B 2C, हाँ हाँ वो हाँ सब हाँ, और वो प्लस वो पूरा भी आया। क्या बोलते हैं ना उसको, वो इस बात के टैक्स के पेपर में वो भी पूरा मैच किया था। क्या नाम है उस चैप्टर का? एसीजेड की, एग्जाम्पल। डबल हाँ हाँ, टैक्सेशन, हाँ हाँ, एसीजेड और नहीं डबल डबल, टैक्सेशन। हाँ डबल वो, टैक्सेशन तो मॉड्यूल 2 में चला गया। हाँ, वही मॉड्यूल 2 भी वो था, मतलब। और हाँ, एसीजेड तो पूरा मेरे को लग रहा था कि ऑलमोस्ट उठा के वैसा ही दे दिया, सपाट सपाट सम्स एसीजेड वाला। और एक्सेप्शन तो इस बार मिला के दिया था।
वही वही वही। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, और खास करके जितना भी आपका प्रैक्टिकल का पेपर है ना, सेम टू में अकाउंटिंग थ्योरी होगा जहां तक मोस्ट प्रोबेबली, हाँ ठीक है। अकाउंटिंग हाँ थ्योरी में जो सम्स है ना, जो करवाएगा वही आएगा, हम आपको बोल रहे, बिकॉज हम जो एक दिन पहले सम्स देख के गए थे ना, पता नहीं बाई लक मेरे पास वो कहाँ से आ गया था, कोई एक मेरी फ्रेंड ने मेरे को शेयर किया था, बोला था ये देख लो, ये बोला है सीयू में इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिट्टो फिगर हम्म, भी चेंज नहीं था, वही सम आया था, ठीक है। सो ये मेरा मतलब, हम्म, ये काइंड ऑफ हम जो बोल रहे हैं इसको ध्यान रखना, सीयू में जो करवा रहा है वो पढ़ो, यहाँ पे क्लासेस करो, मोर देन एनफ है फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। पास होना तो दूर का बात है, अच्छा मार्क्स आएगा उससे, आई स्वेयर, ठीक है। ये चीज का ध्यान देना, और सेम 3 सेम 4 में भी ये ध्यान देना, बिकॉज सेम 3 सेम 4 में ना एफ एम एस एफ एम बीवी ये सब जब आएगा, एफ एम एफ ई सेम 4 का बोल रहे हैं, सेम 3, बिकॉज सेम 3 सेम 4 में बहुत टफ सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। मतलब थ्योरी बहुत कम पोर्शन होगा, मोस्टली क्या रहेगा आपका वो, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेंगे, सम्स वगैरह ज्यादा रहेंगे, तो उस चीज में थोड़ा सा बस फोकस कर लेना। सेम टू इजी है, सेम टू आप आराम से अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज टैक्स में भी जीएसटी है, जो कि वे मोर इजी देन दी डीटी, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, ओके। सो आराम से अच्छे से करो, सर का क्लास फॉलो करो, सर के सम्स में भी पूरा ऑलमोस्ट सम्स कवर होता है, और सीयू के नोट्स को फॉलो करो, डेली सीयू का नोट्स उतारो, और थोड़ा थोड़ा पोर्शंस को पढ़ते रहो, मोर देन एनफ है। हाँ, अब एमकॉम में क्या, और मैम वो जो मैं बोल रही थी कि वो जो नॉन सीयू लोग हैं उन लोग के हाँ लिए बहुत टफ होता है नोट्स कलेक्ट हाँ, करना, क्योंकि मैं तो मतलब आपको बोल ही रही हूँ ना, बिकॉज मैं भी नॉन, बिकॉज मेरा भी तो भवानीपुर था ना, आप समझो, मैं भवानीपुर में तो लाइक टीचर्स आते थे, क्या पढ़ाते थे, मतलब मैंने एक महीना क्लास अटेंड किया था, ऐसा नहीं कि मैं बिना अटेंड किए बोल रही हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में गई थी, बट स्टिल आई हैड बैक, ठीक है, इन बोथ दी सब्जेक्ट स्टैट्स एंड टैक्स, ठीक है। तो बट उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस ये करना है कि आप कहीं से जुगाड़ो, ठीक है। कोई सीयू आप ग्रुप में ही पूछो ना कि कौन है सीयू के नोट्स, और आप क्लास अटेंड करोगे ना, तो काफी सारे स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं सर सीयू में ये भेजा है, सर सीयू में ये इंपॉर्टेंट है, ये करवा दीजिए, तो आप नोट्स पे ध्यान दो, ठीक है। और ट्राई, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो आपके कॉलेज का है, फिर कोई कोई किसी से पूछो जो सीयू में है मेन कैंपस में, कहीं ना कहीं से आपका नोट्स जुगड़ेगा, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर तो हम लोग को भी पूरा समझ लो एक सेमेस्टर लग गया ये ढूंढने में कि हम लोग कहाँ से सीयू का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। बाकी तो थोड़ा प्रॉब्लम है, आई कैन फील यू, आई कैन फील योर पेन श्रेया, बिकॉज मेरा भी वही हाल था, बट हम लोग कैसे कैसे ही करते थे वो हम ही लोग को पता है, यही बात है बस। मतलब इतना, अभी तो मेरा तो एमकॉम अभी जस्ट हुआ ना, तो आई कैन रिलेट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम रिलेट कर पा रहे हैं, तुम लोग की जगह पे अभी हैं हम, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, पता है। यही बेस्ट होता है, अगर आप अपने ही एज या फिर मतलब अपने ही थोड़े से पहले को आप पढ़ाओ, तो आप उससे इतना कुछ शेयर कर सकते हो, जिससे उन लोग उस रास्ते पे ना चले जहां हम लोग गलती से चले गए थे, समझ आया। एक प्रॉपर गाइडेंस होता है इस चीज में, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, अभी से ढूंढना स्टार्ट कर दो, आज से ही पूछना चालू कर दो कि कौन है सीयू में, इफ एनीवन इज देयर काइंडली प्लीज हेल्प मी, और कोई ऐसा तो नहीं होगा जो नहीं करेगा, और जो होगा भी वो इतना बड़ा हो कि अगर ऐसे बच्चा वाला हरकत करेगा कि नहीं नोट शेयर नहीं करेंगे ये वो, तो फिर मेरे को पता नहीं। बट इस लेवल पे आके, मास्टर्स के लेवल पे आके, लोग सब यही चाहते हैं कि सबका क्लियर हो जाए, ठीक है। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स जितने थे सब बहुत अच्छे थे कि हाँ ठीक है भाई, एक को क्यों ही लटकाना, सबको नोट्स दो, सब पढ़ेगा, ठीक है। सो ट्राई करना ये चीज, ओके। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब मार्केटिंग वर्ड से आप समझ जाओ क्या होता है। कोई भी प्रोडक्शन अगर कहीं पे भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस दैट नीड टू बी मार्केटेड, बिकॉज विदाउट मार्केटिंग क्या आपका कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस बिक सकता है, सेल हो सकता है, नेवर, ठीक है। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, बिकॉज विदाउट मार्केटिंग दे कैन नॉट इवन सेल देयर प्रोडक्ट्स, तो जिससे तो उन लोग का सेल्स ऑब्जेक्टिव तो पूरा होगा ही नहीं। अगर सेल्स नहीं होगा तो क्या उन लोग का प्रॉफिट हो सकता है, नेवर, ओके। सो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, पहला बात तो क्या क्या मार्केटिंग में है, रूरल मार्केटिंग क्या होता है, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। देखो, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, कंज्यूमर एंड सोशल ओरिएंटेशन, थोड़ा वास्ट है, बस आपको ये समझना है कि आपने जो मार्केटिंग जहां तक पढ़ा था ये उसके बाद का है। एक सेकेंड, अरे नहीं वो मेरे को पेन चाहिए था, फिर मेरे को जाना है, आप तो अभी नहीं होंगे ऑफिस में, सर को कॉल कर लिए थे हम।
तो मतलब हम लोग और क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, कस्टमर रिलेशनशिप्स, कंज्यूमरिज्म एंड रूरल मार्केटिंग। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बिकॉज ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट होता है। देखो 2022 2021 में ही रूरल मार्केटिंग से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपको टॉपिक्स, आप ये मत समझो कि सर के बुक में जो दिया हुआ है वो एनफ है। एमकॉम का पेपर ऐसा होता है ना कि आप उस टॉपिक रिलेटेड जितने जगह से पढ़ लो उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आप रिविजन के तौर पे अभी पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन के तौर पे आप आपने पढ़ लिया, फिर आप कहीं और से भी नोट्स लो, जो मैं सीयू का नोट्स बोल रही हूँ स्पेशली। ठीक है, और आप वहां से भी पढ़ने का ट्राई करो। और फॉर थ्योरी लेकिन सर का बुक एनफ है। ठीक है, बिकॉज थ्योरी में उतना कुछ वो नहीं है, क्वेश्चन जो रहता है, सर का बुक एनफ है। प्लस आप यूट्यूब से भी, अगर आप नेट से भी, बिकॉज मार्केटिंग का क्या है कि मोस्टली फिलिप कोटलर और यही सब बुक्स फॉलो होता है हर जगह। ठीक है, तो सर के भी नोट्स में मोस्टली उसी सारे बुक से नोट्स है। मैंने भी यही इस सर के नोट से पढ़ा था जितना भी थ्योरी पेपर था सारा। ठीक है, सो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? अच्छा, वर्ड रूरल का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा मेरे को? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रूरल? हम ग्रामीण। यस, गुड। मतलब विलेज से रिलेटेड। ठीक है, गांव। ओके, सो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑब्वियसली विलेज में मार्केटिंग कैसा होता है वो हम लोग को समझना है फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया में, इंडिया का बात हो रहा है, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया आर एज फॉलो। सबसे पहला, लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट। तो रूरल मार्केटिंग में जो मार्केट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड होता है और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, बिकॉज पूरे विलेज को वो कवर करता है। वो मार्केट ये नहीं है कि एक जगह पे ही स्पेसिफिकली सिचुएटेड हो, नहीं, वो scattered है पूरा all over the village. Okay, so according to the 2001 census, rural population is 72% of the total population and it is scattered over a wide range of geographical area. Still now हमारे इंडिया में अगर हम लोग पॉपुलेशन को देखें तो पॉपुलेशन का 72%, दैट इज 72% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज रूरल। तो अगर लोग ज्यादा हैं, रूरल विलेज पीपल अगर ज्यादा है, तो मार्केट किस तरफ ज्यादा स्कैटर्ड रहेगा, कहाँ बेनिफिट होगा? ठीक है, रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट है, पहला पॉइंट बहुत ही इजी था। दूसरा है डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिकॉज different parts of the country has different cultures, different socio-economic background. There is diversity in culture हमारे इंडिया में, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है ये। so this is different in different parts of the country and brings diversity in the rural market. सारे सारे कंट्री का आप देखो, कंट्री के अगर साउथ पार्ट में देखे तो वहां पे अलग कल्चर फॉलो होता है, वहां का मार्केट अलग है। ठीक है, वेस्ट साइड में देखे तो अलग है, ईस्ट साइड में देखे जो कि हमारा वेस्ट बंगाल है सपोज, असम, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग का कल्चर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, डाइवर्सिटी है। जो इसके वजह से सबका बैकग्राउंड तो चेंज हो जाता है ना। जो ईस्ट मतलब जो वेस्ट बंगाल साइड में बैकग्राउंड है, क्या वो साउथ के साइड में होगा? नेवर। ओके, सो ये इससे हो गया क्या कि रूरल मार्केटिंग का एक और एक फीचर हो गया, बिकॉज रूरल हम लोग बात कर रहे हैं तो रूरल मतलब विलेजेस जो है ऑलरेडी वो डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई रहता है। मतलब देर इज दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन द रूरल मार्केट्स, मतलब अलग अलग चीज अलग अलग जगहों पे मिलता है। यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ का जो फेमस चीज है ईस्टर्न साइड का, क्या वो यहाँ पे से सपोज टी का यहाँ पे बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, टी, राइस, जूट, हाँ, इसका मार्केट यहाँ पे पूरा स्कैटर्ड है, बट साउथ साइड में कोई और क्रॉप का होगा। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो सबका अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द रूरल मार्केट एज वेल। ओके, चेंजिंग डिमांड पैटर्न ऑफ द रूरल कस्टमर इज फास्ट चेंजिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन इनकम एंड क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द बैंक। देखो अभी आज के रेट पे क्या हो रहा है कि विलेज एरिया में बहुत ज्यादा ही लोन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, किसान लोग अपना मतलब जो फार्मर्स लोग हैं उन लोग अपना एक बैंक खोले हैं। ठीक है, नबार्ड एक है ना, एग्रीकल्चरल बैंक, आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में। ठीक है, सो एक वो है बैंक खुल गया है, तो क्रेडिट फैसिलिटीज क्या हो गया, फार्मर्स के लिए बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ जाएगा फार्मर्स के लिए तो फार्मर्स कैन टेक लोन। तो जितना वो लोन लेंगे उससे क्या होगा, दे कैन, अगर वो लोग लोन ले पा रहे हैं तो मतलब उनका डिमांड पैटर्न चेंज हो रहा है, बिकॉज इफ दे आर टेकिंग लोन फॉर कंज्यूमिंग, अगर उन लोग कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, उन लोग खरीदेंगे, तो डिमांड विल इंक्रीज। डिमांड पैटर्न में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन क्रेडिट फैसिलिटीज दैट हैज बीन इंक्रीज्ड इन दी रूरल एरिया। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में आते हैं, मेजर इनकम कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में। ठीक है, पहले, अभी तो चलो बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर इसको ओवरकम कर लिया है, अभी का हम नहीं बता रहे, बट अगर हम लोग
पहले का बात करें तो मेजर जीडीपी में कहां से इनकम आता था, हमारा जीडीपी किस इनकम की वजह से इंक्रीज होता था, क्या था मेजर पार्ट, मेजर कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर से होता था? बोलो। अगर पहले का बात करें तो सपोज अगर जीडीपी है, कंट्री का जीडीपी मतलब आप समझ रहे हो ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। सो हाँ, तो कहाँ से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता था, कौन से सेक्टर से? एग्रीकल्चर सेक्टर से। यस, बिकॉज उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही जो था हमारे कंट्री को इतना ज्यादा रिच बना के रखा था, एग्रीकल्चर से ही पूरा कंट्री चलता था, एग्रीकल्चर से ही जीडीपी बढ़ता था, ठीक है। अब तो मेजर अभी भी मोस्टली मेजर इनकम एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर कौन से एरिया में होता है? रूरल एरिया में, वो अर्बन एरिया में पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, तो अबाउट 60% ऑफ द रूरल इनकम इज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड हेंस द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज हाई ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। हार्वेस्ट सीजन जब होता है, जैसे कल अभी बैसाखी गया, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग का सीजन है, क्या पोंगल बोलते हैं ना, ओनम एंड पोंगल, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, मतलब इस टाइम पे गुड क्रॉप्स जो होते हैं वो हार्वेस्ट होते हैं, और इसी टाइम पे मेजर इनकम कंट्री को मिलता है। तो ये एक रूरल मार्केटिंग यहाँ पे भी इसका एक फीचर हो गया। फिर सेविंग हैबिट्स, रूरल कंज्यूमर इज नाउ हैविंग सेविंग हैबिट्स ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक, बिकॉज देयर आर सर्टेन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स दैट हैज बीन ओपन्ड फॉर द रूरल पीपल। जो दे आर व्हाट दे आर डूइंग, जो लोग कमा रहे हैं सारा का सारा खर्च नहीं कर रहे हैं, दे आर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेविंग, ठीक है। तो एक ये हो गया। फिर ट्रेडिशनल आउटलुक होता है, ऑब्वियसली अगर आप रूरल वर्ड सुन रहे हो तो रूरल से आपको तुरंत ही ट्रेडिशनल रिलेट करना होगा, ठीक है। तो रूरल कस्टमर वैल्यूज ओल्ड कस्टम्स एंड traditions. फिर low standard of living, rural consumers have low standard of living because of the low literacy, low per capita income and social backwardness. रूरल पीपल का क्या, ये तो एकदम कॉमन सा पॉइंट है, क्या रूरल पीपल हायर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीते हैं वहां पे? नहीं, उन लोग का कितना सिंपल सा लाइफ होता है, मतलब उन लोग वहां पे तो लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, लिटरेसी रेट भी कम होता है, पर कैपिटा इनकम भी कम होता है, उन लोग ज्यादा कमाते भी नहीं है, ठीक है। एंड देयर इज सर्टेन बैकवर्डनेस, ठीक है। तो दैट इज, ये भी वन ऑफ द फीचर हो गया रूरल मार्केट का। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फैसिलिटी तो एकदम सही नहीं है, ना रोड सही है, ना वहां का वेयर हाउस सही है, कम्युनिकेशन करने का तरीका भी एकदम भी सही नहीं है, ठीक है। सो ये सब इनएडिक्वेट है रूरल एरियाज में, जिसके वजह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब मेरे को कोई बताओ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मीनिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? I guess it means the distribution of the crops or हाँ, मतलब जो फिजिकल harvest that are डिस्ट्रीब्यूशन में produced. हम लोग 4 P's पढ़े थे ना, जिसमें से एक प्लेस था। हाँ 4 P's हमने हाँ पढ़ा है ना मार्केटिंग में, याद है? प्राइस, प्लेस। तो वो जो प्लेस है दैट इज ओनली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनकेस हम लोग क्रॉप्स बोलेंगे, वही एग्रीकल्चर का, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो अलग अलग, याद है चेन्स था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, होलसेलर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, या फिर होलसेलर डायरेक्ट ही कंज्यूमर को देता है, ऐसे, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, बिकॉज वहां पे कम्युनिकेशन, वहां पे रोज, वहां पे वो सब चीज सही नहीं है, ठीक है। मीडिया रीच, मीडिया वहां पे ज्यादा हो नहीं सकता, तो प्रिंट ऑफ रिच ऑफ प्रिंट मीडिया 10% है, फॉलोड बाय टीवी वहां पे 31% है, रेडियो 31% है, सिनेमा 33%। तो प्रिंट मीडिया 10% है, तो ये प्रिंट होगा, ठीक है, PRINT, ठीक है। कम्युनिकेशन, एज पर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट अबाउट 6 लाख विलेजेस आर विदाउट टेलीफोन फैसिलिटीज, अभी भी स्टिल देयर आर मेनी विलेजेस जहाँ पे टेलीफोन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या हो गया, about 88% of the villages have been electrified and rest will soon get electricity by the rural electricity corporation। काफी सारे जगहों पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी
नहीं है, ठीक है। सो अबाउट 88% ऑफ द विलेजेस हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड हो गया, बट बाकी जो परसेंट बचे हैं आपके, दैट इज 12%, ठीक है। वो अभी भी हो जाएगा, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन मतलब वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देंगे, जो और भी बहुत ही अंदर का आउट एरिया होता है, ठीक है। सो ये था आपका फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। आपके पास बुक है दोनों जन के पास? नो मैम। बुक यस नहीं है मैम। तो आप लोग यहाँ से एक बार रीड कर लो फिर, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया एक बार रीड करो, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगी और आप लोग को रीड करने बोलूंगी, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका डाउट भी क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट आया और आप एक बार पढ़ोगे तो तुरंत पढ़ाया हुआ चीज पढ़ने से याद भी हो जाता है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दी पॉइंट्स, जो पॉइंट्स लिखा हुआ है उसको समझो कि अगर ये पॉइंट्स है, ये कैप्शन है, तो अंदर क्या लिखना है, ओके। मैम व्हाट इज डाइवर्सिटी स्टैंड फॉर? डाइवर्स इन नेचर मतलब आप समझो, डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत सारा चीज मिल जाना। जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, सब मिल के रह रहे हैं, समझ आया। मतलब जैसे कि क्या बोल सकते हैं, एक तो डाइवर्सिफिकेशन होता है बिकॉज ऑफ दी सर्टेन बैकग्राउंड्स। ये इंग्लिश टर्म हो गया, मतलब आपको मीनिंग समझ आ रहा है जो मैं बोलना चाह रही हूँ, कि अलग यस अलग मैम, यस बैकग्राउंड के हाँ लोग सब मिल के अंडरस्टैंड। रहना, यूनिटी मेंटेन करके रहना। जैसे कि हम लोग साउथ का कल्चर अलग है, ईस्टर्न रीजन का कल्चर अलग है, तो देर इज अ डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज इस वजह से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। आप खाना अलग अलग सुनोगे, मतलब ईस्टर्न में जो फॉलो होता है, बेसिकली वैरायटी। वैरायटी काइंड ऑफ, यस यस वही, दैट इज ओनली डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए माना बिकॉज इंडिया में जितना रिलीजन, जितना कास्ट, जितना कल्चर फॉलो होता है। अब अमेरिकन में सिर्फ एक ही कल्चर, अमेरिका अगर हम लोग देखें तो वेस्टर्न कल्चर, वहां पे खाने पीने में इतने वैरायटी नहीं होंगे जहां यहाँ पे आपको एक स्टेट में जितना मिल जाए, ठीक है। सो दैट इज ओनली डाइवर्सिटी, जो आपके मतलब इंडिया को इस वजह से डाइवर्सिटी से वो किया जाता है बिकॉज इंडिया में इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कल्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। हो जाएगा तो बोलना, हाँ। नीचे स्क्रॉल भी करना होगा तो बोलना। थर्ड पॉइंट तक पढ़ लिया आप लोग एबीसी?
डन है? यस मैम। ये वाला लास्ट का पॉइंट जो है वो एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, ठीक है? मैम बोलो। मैम इन अ सिंपल टर्म फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ना, जैसे कि जो फिजिकली प्रॉब्लम होता है जैसे किसान लोग को, उस टाइप में ये आएगा क्या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं नहीं नहीं, आपको तो ये इसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ना। मतलब हाँ, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब जिस जहाँ पे उन लोग काम कर रहे हैं, मतलब जिस जगह पे जो जैसे सपोज अगर यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाए तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, ठीक है? जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली यूज नहीं हो रहा है, कुछ लेबर को ही हटाया जा रहा है, सब सॉफ्टवेयर नया नया नहीं ला रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं ला रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ पे वो काम हो रहा है। तो वहाँ क्या विलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है? नहीं। ऑब्वियसली वहां के रोड्स अच्छे नहीं होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है सही से गुड्स का। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर रोड्स नहीं सही रहेगा तो गुड्स को भेजने में कोई गाड़ी नहीं आना चाहेगा उस जगह पे। अब इतना बड़ा बड़ा वैसा ब्रिज रहेगा तो गुड्स कोई अगर यहाँ पे प्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ कैसे कंज्यूमर तक पहुंचेगा? दैट इज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड, मतलब आपको ये सब चीज यूज करना है, मतलब फार्मर्स पे लेके नहीं जाना है, मतलब आपका वे जिसके थ्रू आप गुड्स को पहुंचाओगे लोगों तक, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बढ़ जा रहा है, ठीक है? अच्छा, मतलब मतलब मैं नए नए, हाँ ट्रांजैक्शन में जो दिक्कत होता है, मतलब मैं वही ना। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। मैम डन हो गया, नेक्स्ट करवाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट आउट एनी 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ रूरल मार्केट। तो अभी हम लोग पूरा रूरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या ऐसा 3 फैक्टर है जिससे रूरल मार्केटिंग का ग्रोथ होगा, ठीक है? व्हाट आर द 3 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ रूरल मार्केट्स? सो रूरल मार्केटिंग इज नाउ अ टू वे मार्केटिंग प्रोसेस। तो रूरल मार्केटिंग क्या है? टू वे मार्केटिंग प्रोसेस है। टू वे मतलब क्या होता है? दो तरीके से। कैसे? अब हम लोग समझेंगे इस पॉइंट को। देयर इज इनफ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू द rural market for production or consumption, and there is also outflow of product to the urban areas, ठीक है? अब रूरल एरियाज में भी काफी प्रोडक्ट्स जो है वो अर्बन एरिया से आते हैं, ठीक है? बिकॉज देयर रूरल एरिया सेल्फ सफिशिएंट थोड़ी है कि वो कुछ भी बना रहा है तो उसको कहीं से रॉ मटेरियल्स का जरूरत ना पड़े। ऑब्वियसली रूरल एरिया जो है वहां के मार्केट्स में देर इज एन इनफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द अर्बन एरिया, एंड जब उन लोग बनाते भी हैं वो कहाँ जाता है? अर्बन एरिया में ही। तो इनफ्लो भी है हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है, इस वजह से रूरल मार्केटिंग टू वे प्रोसेस है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ठीक है। सो द अर्बन टू रूरल फ्लो कंसिस्ट ऑफ, देखो अब अर्बन से रूरल एरिया में क्या क्या जाता है? एग्रीकल्चरल इनपुट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स दैट इज एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। अब देखो उन लोग के पास सोप डिटर्जेंट ये सब तो नहीं होता है ना, तो वो जो अगर उन लोग को भी तो नहाना है, उन लोग को भी तो अपने लाइफ को सस्टेन करना है, तो वो लाइफ जीने के लिए उन लोग को जो सामान आता है वो कहाँ से आता है? अर्बन एरिया से आता है। और एग्रीकल्चरल में जो इनपुट्स लगता है वो कहाँ से आता है? अर्बन एरिया से आता है। सो जो इनफ्लो हो रहा है रूरल एरिया में वो क्या क्या है? एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे कि सोप डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल्स एंड सो ऑन। एंड रूरल टू अर्बन फ्लो में क्या होता है? जो आउटफ्लो क्या होता है? जो वहां पे वो बना रहे हैं, स्पेशली क्या होता है? क्रॉप्स, ठीक है, दैट इज राइस, व्हीट, शुगर एंड कॉटन। सो देर इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ द रूरल प्रोडक्ट्स विद इन द रूरल एरिया। ऑब्वियसली जो रूरल एरिया में बन रहा है वो रूरल एरिया के अंदर भी वो क्या हो रहा है?
मूवमेंट हो रहा है उसका, बिकॉज सिर्फ अर्बन एरिया ही खाना खाते हैं क्या? नहीं ना, रूरल एरिया को भी तो चावल, दाल, कॉटन, शुगर, ये सब चीज का जरूरत पड़ता है। तो देयर आर सर्टेन गुड्स जो कि आपके रूरल एरिया में भी मूवमेंट करता है रूरल एरिया में प्रोड्यूस होने के बाद। तो ये टू वे मार्केटिंग प्रोसेस क्यों है, और दोनों प्रोसेस में कहाँ पे क्या जाता है, कहाँ से क्या आता है, क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ? यस हम मैम। ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप इसको साथ साथ ही लर्न कर लो, ठीक है? तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान दो, पैटर्न समझो कि लर्न कैसे करना है। समझ आ रहा है पैटर्न अब, कि इसको कैसे लिखेंगे? पहला बात तो टू वे प्रोसेस है, और आउटफ्लो क्या क्या होता है रूरल से अर्बन में, और अर्बन से रूरल में इनफ्लो क्या क्या होता है। बस मोस्टली यही लिखा है। उसके बाद आपका ये पहला पैराग्राफ खत्म खत्म। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। रूरल मार्केट हैज बीन ग्रोइंग स्टेडिली over the past few years is now even bigger than the urban market. सोचो रूरल मार्केट अभी अर्बन मार्केट से भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है? About 70% of the India's population lives in villages. More than 800 million people अभी भी गांव में ही रहते हैं। इस वजह से मार्केटर्स लोग का नया स्लोगन क्या हो गया है? गो रूरल। तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से रूरल मार्केट में ग्रोथ आया है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? बिकॉज रूरल डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है वहां पे, ठीक है? एक सेकेंड। हम्म। So income from new employment and rural development efforts has increased the purchase। देखो रूरल जो है डेवलप हो रहा है, वहां पे नए नए जॉब्स आ रहे हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो जिसके वजह से इनकम हो रहा है, तो रूरल का डेवलपमेंट हो रहा है। वन ऑफ द फैक्टर इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकंड इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन वहां फॉलो हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजिकली फार्मिंग हो रहा है, जिसके वजह से और भी वेल्थ जनरेट हो रहा है इस एरिया में, तो रूरल डेवलपमेंट हुआ है इस कारण, ग्रीन रिवोल्यूशन के वजह से। फिर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट भी कोई कोई ऐसा टैक्सेशन पॉलिसी लेकर आ रहा है, टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया, बैकवर्ड एरियाज को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फिर उन लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन दी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके वजह से रैपिड ग्रोथ हुआ है रूरल मार्केट का। लिटरेसी ग्रोथ रेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है रूरल एरिया में। नियरली 45% ऑफ द रूरल इंडियंस आर लिटरेट अब जाके इंडियंस। तो इसके वजह से जो रूरल इंडियंस, जो विलेज में जिन लोग इंडियंस हैं, उन लोग अब पढ़े लिखे हो रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कोई सबके सब विदाउट लिटरेसी है, मतलब विदाउट एजुकेशन है, ठीक है? तो लिटरेसी ग्रोथ बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, पॉइंट आउट एनी थ्री फैक्टर्स, ठीक है? तो आप इसमें से कोई भी तीन फैक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे। मेरा ये बार बार बोलना है कि आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हो, आपको अपना नोट्स खुद से और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट आप ये सोचोगे कि एक बार इसको रीड करके जाके लिख दे, नहीं। आपको कोई भी एक बुक एनफ नहीं होगा, कोई भी एक ट्यूशन एनफ नहीं होगा। ट्यूशन तो आप मेरे से ले रहे हो, आप समझ रहे हो ये चीज को, ठीक है? बट आपको आंसर लिखना आना पड़ेगा। जितना भी क्वेश्चंस है, प्लीज प्रैक्टिस राइटिंग आंसर। अगर आपका थ्योरी पोर्शन स्ट्रांग नहीं है, मेरा थ्योरी स्ट्रांग था, तो मेरा ये प्लस पॉइंट था कि हम आंसर्स बना लेते थे, ठीक है? इवन आफ्टर रीडिंग सर्टेन पॉइंट, सर्टेन नोट्स, तो हमको रटना नहीं पड़ता था। बट आप कहाँ फॉल करते हो, आपका क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मेरा जो था प्रैक्टिकल बहुत वीक था, तो जिसकी वजह से मेरे को उस पर फोकस करना पड़ता था रादर देन थ्योरी, ठीक है? तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस चीज को ध्यान दोगे और करोगे, ओके? फिर आते हैं राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, गुड मॉनसून, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेट प्राइसिंग मैकेनिज्म। देखो मॉनसून अच्छा हो रहा है, रिवोल्यूशन अच्छा हो रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हुआ है फार्मिंग, जिसकी वजह से और ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहा है। प्राइसिंग मैकेनिज्म, ये सब चीज क्या, डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा दिया है रूरल एरिया में, ठीक है? फिर अट्रैक्शन ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर पैसा बढ़ रहा है, इनकम आ रहा है, तो दे विल have a higher standard of living, ठीक है? फिर spread of cable television, the growth of satellite TV। अब जैसे जैसे टीवी बढ़ रहा है, तो चैनल्स आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट उन लोग को समझ आ रहा है, तो इससे विलेज पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोचो टीवी नहीं रहने से दे आर नॉट गेटिंग एनी न्यूज,
ठीक है। तो टीवी के वजह से भी बहुत ज्यादा दे हैड द मेजर इम्पैक्ट रूरल डेवलपमेंट में, ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। दिस हैज लेड टू द चेंज इन द लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन पैटर्न। पहला 5 पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट था, ग्रीन रिवोल्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लिटरेसी ग्रोथ, राइजिंग डिस्पोजेबल ऑफ इनकम, जैसे दैट इज 5। पहला 4 से 5 पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार जस्ट रीड करो, फिर हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, जब नीचे करना होगा मेरे को बताना। मैम थोड़ा सा नीचे करिए। हम्म, मैम डन। हम्म, ओके। पॉइंट आउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बाइंग पैटर्न्स ऑफ द रूरल मार्केट इन इंडिया। क्या क्या फैक्टर्स है जो बाइंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है? ठीक है, इन फॉर क्या हम लोग कौन सा टॉपिक अभी कर रहे हैं? रूरल मार्केट। ठीक है, जिसे क्वेश्चंस आता है इंट्रोडक्शन में, जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? रूरल मार्केट। ओके, सो पॉइंट आउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बाइंग पैटर्न्स ऑफ रूरल मार्केट इन इंडिया। क्या क्या
फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, मतलब अगर आप इस समझ आएगा कि क्या क्या चीज से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि मेरे को ये सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, ठीक है, बाइंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, वही सारे फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कल्चर, culture is the combination of factors like religion, language, education and upbringing. Accurate information on the consumption habits, lifestyle and buying behavior of the rural people can be obtained through a survey of socio cultural environment, ठीक है। सो कल्चर के अकॉर्डिंग हमारा बाइंग पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिलीजन ब्लैक इज अ सिंबल ऑफ मतलब प्योरिटी, ब्लैक सिंबल है, और अकॉर्डिंग टू सम रिलीजन ब्लैक जो है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है, नॉट होली, ठीक है। बट कोई कोई रिलीजन में ब्लैक इज होली, ठीक है। तो अगर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो एंड यू बिलोंग टू दैट रिलीजन जहां पे ब्लैक को अनहोली माना जाता है, तो क्या आप ब्लैक खरीदोगे कोई भी फेस्टिवल के लिए? नेवर, ठीक है। सो आपका बाइंग पैटर्न इससे इन्फ्लुएंस हुआ बिकॉज ऑफ द कल्चर यू फॉलो, ठीक है। सो यही यहाँ पे एक वर्ड है कि, और ये कल्चर रूरल मार्केट में ये ऑब्टेन किया जाता है सर्वे के थ्रू, ठीक है। सर्वे किया जाता है कि इन लोग का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, इन लोग का कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। अब क्या, जैसे कि अब समझ लो कंजम्पशन हैबिट है, मेरा हैबिट है कि हम सुबह में रोज उठ के दंत कांति का ही टूथपेस्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई हैबिट, ठीक है। तो जरूरी है क्या कि जो बाकी जो दूसरे लोग हैं वो भी वही यूज करें? वन कैन यूज पेप्सोडेंट, वन कैन यूज कोलगेट, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दी कंजम्पशन हैबिट ऑफ माइंड, मेरा बाइंग पैटर्न अलग है, आपका बाइंग पैटर्न अलग होगा, ठीक है। बाइंग बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। आपका लाइफस्टाइल बहुत लाविश है, ठीक है, आप बहुत ही एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीते हो, तो आप ऑब्वियसली कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे? जो लग्जरी होगा वो, ना कि कोई बेसिक या फिर नेसेसिटीज, ओके। सो एक कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बाइंग पैटर्न को इफेक्ट करने में, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है, मैं ऑलरेडी बस ऐसे थोड़ा बहुत समझा दे रही हूँ, रीड अभी आप लोग खुद से करोगे, जो नहीं समझ आएगा वैसे से पूछोगे, ठीक है। मेरा काम है आपको समझाना, बताना कि कैसे आंसर को लिखना है, क्या इस पॉइंट का मतलब है, ओके। सोशल क्लास, सोशल क्लास भी एक वन ऑफ द मेन कंसेप्ट हो जाता है। सोशल क्लास कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ये सब आंसर आपको पहले यही लिखना पड़ेगा। कल्चर किससे डिटरमाइन होता है? रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, ये सब। सोशल क्लास किससे डिटरमाइन होता है? इनकम, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी लेवल, ये सब चीज से, ठीक है। सपोज मेरा इनकम बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, मेरे भाई का इनकम सपोज अगर उससे भी ज्यादा हाई है, ठीक है। सो अब ये हो गया दो डिफरेंट, हाँ। हम याद करके लिख लेंगे एसएम में, एक बार देख के लिखे हैं, बीआरएफ का तो याद है, बीआरएफ का हम शायद लिख भी दिए थे नोट में। अच्छा, मैं वो वीडियो खुला नहीं है। हाँ, ये हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यू, ठीक है, डे 2, ठीक है। और हाँ हाँ बता दें, और सेल्स मैनेजमेंट में यूनिट 1, डे 3, डे 3, डे 3 तक, हाँ। और इको में यूनिट 3, डे 1, और एचआरएम में यूनिट 2, एचआरएम का यूनिट 2, मतलब एमएम एचआरएम एक ही सब्जेक्ट है, एचआरएम का यूनिट 2 का डे 1, डे 1, पेन। सो सोशल क्लास आपका कहाँ कैसे डिटरमाइन होगा? सोशल क्लास इनकम, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी लेवल, ये सब चीज से, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोल रही थी, इनकम मैं बता रही थी, जैसे कि सपोज एक ए है और एक बी है, ठीक है। इसका इनकम है ₹25,000 पर मंथ, इसका इनकम है ₹1,00,000 पर मंथ, ठीक है। ऑब्वियसली ए का ज्यादा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल होगा या बी का? बी का, बिकॉज वो ₹1,00,000 पर मंथ कमा रहा है, ठीक है। तो सोशल क्लास ऑब्वियसली ये अगर चाहेगा तो ही कैन बाई एनी एक्सपेंसिव मॉडल ऑफ एनी कार, ठीक है, कार वो खरीद सकता है,
बट क्या ये ए जो है वो कार में इन्वेस्ट भी कर सकता है पैसा? नहीं, बिकॉज उसका 25,000 में उसका खुद का खर्चा ही निकालने में चल जाएगा। बी तभी भी थोड़ा बहुत सेविंग्स करके ही कैन बाई अ कार, ठीक है, नॉर्मल कार, ठीक है। तो इससे भी बाइंग पैटर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है, आप कौन से सोशल क्लास में बिलोंग करते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, सॉरी लाइफस्टाइल नहीं, आपका इनकम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या, लिटरेसी लेवल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरी करता है। बिकॉज जो एडुकेटेड इंसान है वो अलग टाइप का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो अनएडुकेटेड है उसको उनको देखना, उन लोग उतने वो एक्सपेंसिव या फिर कुछ ऐसा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी नॉलेज, दे आर नॉट लिटरेट, ओके। सो सोशल क्लास एक हो गया। फिर हम लोग आते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द फैक्टर जो आपका कल्चर में ऑलरेडी इंक्लूड हो जा रहा है। कास्ट सिस्टम में होता है, देखो जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण एट दी हेड होते हैं, फॉलोड बाय द क्षत्रियास, फिर वैश्यास आते हैं, फिर शूद्र सबसे बॉटम में होते हैं, ठीक है। तो ये सब कास्ट होता है, सब में सोशल सुप्रीमेसी होता है। तो सेंसिटिव हो जाते हैं ये सब चीज में। देखो वाइल डेवलपिंग एड, उन लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो, ठीक है। पता नहीं आपको ये मालूम है या नहीं मालूम है, मान्यवर के ऐड में, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैं मार्केटिंग पढ़ी थी तो बीकॉम के टाइम पे मेरे एग्जाम्पल एक मैम ने बताया था ये, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट एग्जाम्पल विथ यू ऑल। मान्यवर का ऐड में, दिस इज रियल, ओके। मान्यवर के ऐड में एक बार क्या हुआ था, आई होप सो यू कैन रिमेम्बर, क्योंकि ये ज्यादा पुराना बात नहीं है, अगर आप लोग ऐड वगैरह बहुत ध्यान से देखते हो तो, ठीक है। स्किप कर दोगे तो बात का बात है, पता नहीं, हम लोग को वो ऐड दिखाया गया था इस वजह से मेरे को याद है। एक बार मान्यवर के ऐड में कन्यादान जो होता है ना हिंदुओं में, हिंदू के लाइक शादी में, अ, अगर कोई बेटी का शादी कर रहा है तो देर इज अ कन्यादान रिचुअल, जो कि बहुत ज्यादा होली माना जाता है हमारे हिंदुओं में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, अगर वो कन्यादान वाला चीज था तो उसमें क्या था, तो मान्यवर ने इसमें ऐसा एड बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि वाई नॉट, मतलब पुरुष दान, ठीक है। और कन्यादान अब से नहीं होगा, कन्यादान एक को एक काइंड ऑफ ताबू बोल के करा दिया था। ताबू मतलब समझते हो, इट इज सिन टू, मतलब दान आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन इससे क्या हुआ था ना, तो ये मान्यवर का एड, बिकॉज मान्यवर का एड में तो मोस्टली शादी का कपड़ा रहता है ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसमें उसमें ये वाला बिलीफ को लेके उन लोग ऐड बना दिए थे, शादी के कपड़े को पूरा एडवर्टाइज कर रहे थे, बट उसमें ये मैसेज डाल दिए थे कि कन्यादान शुड नॉट बी डन, ओके। तो अब इससे क्या हुआ था, बहुत सारे हिंदू लोग का सेंटिमेंट्स में बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, बिकॉज ये उन लोग का वन ऑफ दी होली चीज माना जाता है। बिकॉज अगर जिसने कन्यादान किया है, मतलब वो एक काइंड ऑफ ऐसा बड़ा चीज कर लिया अपने लाइफ में जो अटेन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब आप अगर अपनी बेटी को कहीं और दे रहे हो तो देना इज वेरी, मतलब वेग वर्ड, मतलब आप शादी करके कहीं अपने से दूर भेज रहे हो, तो दैट इज रियली वेरी, उसको बहुत ज्यादा हाई माना जाता है कास्ट में हमारे। तो ये मॉक हो गया था, तो जिसकी वजह से मान्य वर्ग को बहुत ज्यादा हेट मिला था फ्रॉम दी हिंदू सेक्शंस ऑफ द पीपल। फिर उसके बाद से उन लोगों को वो एड को पुट डाउन करना पड़ा था, हटाना पड़ा था अपने साइड से, ठीक है। सो ये कास्ट सिस्टम भी ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है बाइंग पैटर्न में, ठीक है। तो ये मतलब ये सब चीज, ये मैंने तो एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल दे दिया काइंड ऑफ, लेकिन आप समझ पाओगे कि मेरा बोलने का क्या मतलब है, आई होप सो। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, Yes, ma'am, I can कि relate. कैसे, हाँ, कैसे ये सेंसिटिव होता है, कैसे कभी कभी हम लोग कास्ट के थ्रू, इसी वजह से हर एक चीज को बहुत ध्यान से बनाया जाता, किया जाता, ताकि किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, बिकॉज पीपल आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर, ओके। जस्ट अ सेकेंड। ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, आपका इनकम जनरेशन क्या है। बिकॉज अगर आप एक कॉर्पोरेट फील्ड में काम करने वाले हैं, ठीक है, तो आपका बाइंग पैटर्न अलग होगा, यू विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी फॉर्मल्स, ना कि वेस्टर्न ये वो, ठीक है। सो ऑक्यूपेशन भी एक है। और जो एग्रीकल्चर लोग हैं, उन लोग का, जिन लोग का
एग्रीकल्चर होता है, उन लोग के हाथ में उतना इनकम होता ही नहीं है कि उन लोग अपने स्टेटस को बहुत ज्यादा हाई करे, ये करे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन पे भी ये डिपेंड करता है हमारे बाइंग पैटर्न। फिर आते लिटरेसी लेवल पे भी हम लोग डिपेंडेंट हैं, बिकॉज देखो जिन लोग पढ़े लिखे, मैंने ऑलरेडी ये बता दिया, ठीक है। हायर द लेवल ऑफ लिटरेसी, द इजियर इट बिकम्स फॉर द कंपनीज टू पेनिट्रेट इनटू द रूरल एरियाज, बिकॉज अगर रूरल एरिया में लिटरेसी लेवल ज्यादा है तो दे कैन एंटर मोर, बिकॉज अगर लिटरेट है तो उन लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने में, कोई नए प्रोडक्ट को खरीदने में डरेंगे नहीं, दे विल बाय दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो लिटरेसी लेवल भी करता है। फिर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, वन ऑफ द मेन ऑब्स्टेकल्स ऑफ फॉर मार्केटर्स टू एक्सप्लॉइट द रूरल मार्केट पोटेंशियल हैज बीन द लार्जनेस, बिकॉज रूरल मार्केट इतना बड़ा है ना कि उसको पूरे के पूरे को कैप्चर करना, हर जगह अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना, it is very difficult. It is much easier to divide it according to the needs of the urban population because of the concentration. अर्बन में ये इजी है, बट रूरल मार्केट में सेगमेंट करना डिफिकल्ट है, बिकॉज रूरल मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू अर्बन। अर्बन में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे ये लोग हैं, इनको ये टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम अपने यहाँ पे ये प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है। बट रूरल मार्केट इतना बड़ा है कि आप उसको फर्दर डिवीजन करने जाओगे ना तो वही समय चला जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो आपका ये सब था बाइंग पैटर्न। बाइंग पैटर्न में पहला 4 पॉइंट जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी पहला 5 पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या बाइंग पैटर्न ऑफ रूरल मार्केट को वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर है? आज का क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे, जस्ट एक बार रीड कर लो आप लोग क्वेश्चन 3, उसके बाद हम लोग इको में जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक देंगे हम, ठीक है। फिर आई विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। एक बार आप लोग लीव करना, फिर से सेम लिंक को ज्वाइन करना, ठीक है। एक बार रीड कर लो ना ये। हम क्वेश्चन 3 कंप्लीट नहीं हुआ अभी, बट नहीं हुआ है? हो तो गया, 6 तक ही तो है। अच्छा अच्छा। आप लोग रीड करो, मैं 2 मिनट में आऊं, ठीक है। जस्ट गिव मी टू ओके मैम। मिनट्स हाँ मैं आ रही हूँ, बस आप लोग तब तक एक बार ये रीड कर लेना, ये वाला जो है पूरा दिख रहा है, ठीक है। इसको रीड करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ, फिर नहीं कुछ डाउट होगा तो समझाऊंगी, अदरवाइज आई विल एंड दी क्लास। हाँ आ रही हूँ।
कोई डाउट? So can I end this class? Please respond. यस मैम। ओके, तो फिर मैं आप लोग 10:40 नहीं क्या बोलते हैं, 10:40 ज्यादा ही हो जाएगा, 10:40 हो गए, 10:35 तो हो ही गया, ठीक व्हेन है। विल बी द इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्टेड? बस ये 5 मिनट बाद ही, ठीक है, 5 मिनट बाद यही सेम लिंक को ज्वाइन कर लेना वापस। आई विल राइट इन द ग्रुप, ठीक है, क्लास स्टार्टेड ज्वाइन, ओके। आप लोग हो ना ग्रुप में? यस मैम। ओके, आई विल राइट, ओके। ओके। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।